वैसे तो उस दिन वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी थी, लेकिन उसके बाद भी राजमहल में सन्नाटा पसर गया था। आदिवासी अपने साथ तीर धनुष लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। इधर राजमहल के अंदर महिलाएं और बच्चे अपने भगवान तुल्य राजा को समझा रहे थे कि वे उनके साथ जंगल की ओर भाग चले। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। राजा और प्रजा सरकारी तंत्र के बिछाए हुए जाल में फंस चुके थे और पूरा राजमहल भोपाल से आए सिपाहियों से घिर चुका था। देखते ही देखते राजमहल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। आदिवासी तीर धनुष से ज्यादा देर तक सामने से आ रही गोलियों का मुकाबला नहीं कर सके और राजा की सुरक्षा में तैनात उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ध्रुव आदिवासियों के साथ साथ अन्य आदिवासियों की लाशें भी गिरने लगी। पूरा बस्तर उस दिन रोता बिलखता रहा, लेकिन सरकारी बंदूकों से निकली हुई गोलियों ने किसी पर तरस नहीं खाया। उस दिन बस्तर में हर तरफ चित्कार हो रहा था और फिर बस्तर ने देखा मौत का खौफनाक मंजर। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं पगडंडी खबर। हमारे व्यूवर्स लगातार कमेंट और डीएम कर रहे थे कि राजा के साथ होने वाली घटना के बारे में उन्हें विस्तार से बताएं। तारीख थी 25 मार्च 1966। आदिवासियों के लिए देवतुल्य राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव संज्ञा शून्य होकर उस दिन राजमहल में हो रहे नरसंहार को देख रहे थे। जब सरकारी साजिश की खबर उनके कानों तक पहुंची थी, तो उन्हें यकीन था कि सरकारी तंत्र बेगुनाह आदिवासियों के साथ कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ राजा साहब को रास्ते से हटाना है। लेकिन हुआ इसके विपरीत। वो कुछ आदिवासियों को आत्मसमर्पण करने के लिए किले से बाहर भेजते हैं, लेकिन घात लगाए बैठे जवान उन आदिवासियों पर लाठियां बरसाने लगते हैं। किले की पिछली दीवार फांदकर जंगल की ओर भागने वाले आदिवासियों की पीठ पर गोलियां चलाई जाती हैं। अपने देवता को साथ लेकर आए आदिवासी पूजा का जश्न छोड़कर मातम मनाने लगते हैं। महल के अंदर अफरा तफरी मची थी। सिपाहियों की बंदूक से निकलने वाली गोलियों ने किसी की जाति और धर्म को नहीं देखा और थोड़ी ही देर में महल के आसपास लाशें बिछने लगी। महल के पोर्च के पास खड़े राजा के दाहिने हाथ में गोली लगी। राजा लड़खड़ाते हुए अंदर की तरफ भागते हैं। वे अपने कमरे तक पहुंचे और अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़े। भोपाल और रायपुर से आए पुलिस के सिपाही राजमहल के अंदर घुस आए और बिस्तर पर पड़े राजा पर गोलियां बरसाने लगे। देखते ही देखते हंसता खिलखिलाता राजमहल शमशान में बदल चुका था। भोपाल से कोई आए थे बड़े ऑफिसर। यहाँ उस समय तो एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन जहाज भाटा बोलते थे, एरोड्रोम। वहां पर वो आए थे प्राइवेट प्लेन से, उतरे, यहाँ आए, उनको मारा और वे वापस चले गए। राजमहल में आदिवासियों की भीड़ इसलिए मौजूद थी क्योंकि चैत्र और बैसाख के महीने में बस्तर के आदिवासी शिकार करने के लिए घने जंगलों की ओर जाते थे, जिसे आखेट कहा जाता है। आखेट पर जाने से पहले राजा की आज्ञा लेनी होती थी। 25 मार्च की सुबह बड़ी संख्या में आदिवासी कोटा, भैरमगढ़, गीदम, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जैसी जगहों से राजमहल की ओर पहुंच रहे थे। साथ ही अपने साथ फसल के बीज भी लेकर आए थे, जिसकी वह आने वाले दिनों में खेती करने वाले थे। इन शिकारियों के पास अपने छोटे छोटे धनुष बाण भी थे, जिससे वह चिड़िया, खरगोश जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते। इस भीड़ को देखकर सरकार को मौका मिल गया। पुलिस आनन फानन में राजमहल को घेर लेती है और सभी से आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। डरे सहमे आदिवासी राजमहल के अंदर चले गए और वहां भगदड़ सी मच गई। राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव से गुस्साई तत्कालीन कांग्रेस सरकार एक मौके की तलाश में थी, ताकि वो प्रवीर चंद्र भंजदेव को रास्ते से हटा सके। और उन्हें मौका मिला 24 मार्च 1966 को, जिस दिन आदिवासियों की भीड़ राजमहल की ओर आ रही थी। अपना मकसद पूरा करने के बाद सरकार ने राजमहल को 2 दिनों तक सील कर दिया। बाद में पत्रकारों के साथ उनके छोटे भाई को अंतिम दर्शन के लिए जाने की अनुमति दी गई। तब पता चला कि राजा के जिस्म में 11 गोलियां लगी थी, जिसे बस्तर के लोग जल, जंगल, जमीन का देवता मानते थे। वही राजा मात्र कुछ लोगों की उपस्थिति और चंद सरकारी अफसरों की निगरानी में अंतिम विदाई पाता है। बस्तर की समूची आत्मा टूट जाती है। लोगों का कहना है कि उसी रात से बस्तर के बुरे दिन की शुरुआत हुई थी। इस घटना के बाद बस्तर में फैला नक्सलवाद और जन आक्रोश। ये वही साल था जब दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। आजादी मिल जाने के सालों बाद तक देश में कुछ कार्य वैसे ही होते रहे जैसे अंग्रेजों की गुलामी के दौर में होते थे। पहले जिस तरह से अंग्रेज बस्तर से लोहा, कोयला और बॉक्साइट निकाल रहे थे, आजादी के बाद भी यह दोहन वैसे ही जारी रहा। प्रवीर चंद्र भंजदेव ने आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। 1952 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, तब प्रवीर चंद्र भंजदेव ने जगदलपुर की सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। वह बस्तर के कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। विधायक बनने के बाद उन्होंने बस्तर में होने वाले खनन को रोकने के लिए
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन राष्ट्रपति को कई लेटर्स लिखे, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें नहीं मिला और कुछ ही साल तक सत्ता में रहने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया। प्रवीण चंद्र भंजदेव ने पूरे बस्तर का दौरा करना शुरू कर दिया। वह गांव-गांव जाकर आदिवासियों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और उनसे कहते कि मैं आपके जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ूंगा। बस्तर के जंगल में गूंजने वाला नारा जल जंगल जमीन की लड़ाई 1950 के दशक में प्रवीण चंद्र भंजदेव का ही दिया हुआ नारा था। अब बात आती है कि कांग्रेस सरकार ने राजा को क्यों मरवाया। सरकार और राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव के बीच लगातार टकराव की मुख्य वजह थी आदिवासियों का अधिकार, जल जंगल जमीन की सुरक्षा और सरकारी नीतियों का विरोध। जल जंगल जमीन को बचाने की मांग को लेकर प्रवीण चंद्र भंजदेव ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया और प्रगति मैदान में आंदोलन किया। राजा ने इस आंदोलन के लिए पूरी एक ट्रेन बुक करके रखी थी और आदिवासियों को साथ लेकर दिल्ली चले गए। मैदान पहुंचे, वहां पे आंदोलन किया और उन्होंने आदिवासी वेशभूषा, तीर कमान और भाले के साथ प्रदर्शन किया। दूसरा कारण था धान पर बढ़े हुए टैक्स को लेकर किया गया प्रदर्शन। उस वक्त मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने धान के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, जिसके खिलाफ प्रवीण चंद्र भंजदेव लोगों के साथ सड़क पर उतर आए थे और पूरे बस्तर में जोरदार प्रदर्शन किया। सत्ता से संघर्ष का तीसरा सबसे बड़ा कारण था बेनाडाला आयरन माइंस। वैसे तो लोकल आदिवासी हमेशा से यहाँ से मिलने वाले लोहे और दूसरे खनिज से हथियार बनाते थे, लेकिन अंग्रेज ने ही यहाँ खनन शुरू किया था। आजादी के बाद सरकार माइंस को नेशनलाइज करना चाहती थी, जबकि यह माइंस बस्तर रियासत के अंदर आती थी। प्रवीण चंद्र भंजदेव चाहते थे कि इसको लेकर एक कॉरपोरेशन बनाया जाए और इसका मालिकाना हक वहां के लोकल आदिवासियों को दिया जाए। इन तीनों मुख्य मुद्दों के कारण तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार और प्रवीण चंद्र भंजदेव आमने सामने आए थे। कहा गया कि वह सरकार के खिलाफ विद्रोह खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 13 जून 1953 को उनकी सारी संपत्ति कोर्ट ऑफ वर्ड्स के तहत अटैच कर दी गई और तत्कालीन कलेक्टर को सौंप दी गई और उन्हें मिलने वाली प्रीवी पर्स पर भी रोक लगा दिया गया। उन्हें मानसिक रोगी घोषित कर स्विट्जरलैंड भेज दिया गया, जहां उनके इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ पाया। जब प्रवीण चंद्र भंजदेव वापस बस्तर लौटे तो उन्होंने सत्ता के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया। साल 1957 में जब मध्य प्रदेश में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, तब प्रवीण चंद्र भंजदेव ने खुले तौर पर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और बस्तर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। इस चुनाव में प्रवीण चंद्र भंजदेव को सफलता भी मिली। 9 में से 8 सीटों पर उनके विधायक जीत कर आए, क्योंकि बस्तर के आदिवासी उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि भगवान तुल्य मानते थे। राजा लगातार आदिवासियों की आवाज बने हुए थे। जल जंगल जमीन के अदालती फैसलों और सरकारी दोहन के खिलाफ खुलेआम विरोध कर रहे थे। राजा की लोकप्रियता, क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत और सरकार के विरुद्ध जन समर्थन ने सत्ता को असहज कर दिया। इसी राजनीतिक असुरक्षा और राज्य विरोधी गतिविधियों के आरोप के तहत तत्कालीन सरकार ने फोर्स का प्रयोग किया और राजा की हत्या करवा दी। हम आज की राजनीति में भी देखते हैं कि किसी खास क्षेत्र में नेता अगर अपने लोगों के हित और सुरक्षा के लिए आवाज उठाते हैं तो सरकार उन्हें हाउस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन 1966 के दौर में सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस सरकार सीधे भगवान तुल्य राजा की हत्या ही करवा देती है, क्योंकि उन्हें डर था कि राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव की लोकप्रियता बस्तर जैसे खनिज संसाधनों से भरपूर इलाके में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों को पनपने नहीं देती। और फिर देश के सबसे ज्यादा जिम्मेदार पद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे 5 वर्षीय राजा के आदेश पर बस्तर की आत्मा गोलियों से भून दिया गया। यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें